हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेस गार्डन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी कर रहे थे ना, उसका अगला पार्ट। आज क्लास 8 है। हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, 7 क्लासेस। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट कम है पर अच्छा टॉपिक है। इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। जो अफ्रीका सीरीज़ में जितने भी देश आते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक हैं, वो महत्वपूर्ण कम ही है इस एनसीईआरटी में। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो गजब की इन्फॉर्मेशन है। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं, इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है? थोड़ा ये पारिभाषिक शब्द है, इनको समझ लेते हैं पहले। इनमें क्या है? सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी या सरिता नदी जो अपने से बड़े नदी में जाकर मिलती है। जैसे कोई छोटी नदी है, वो जाकर के अपने से बड़ी नदी में मिल गई, तो वो क्या होगी? सहायक नदी। और जल विद्युत टरबाइनों पर गिरने वाले जल की शक्ति से उत्पन्न विद्युत, जो टरबाइन बने होते हैं उन पर जल गिरता है, उनसे जो ऊर्जा जनरेट होती है तो उसे जल विद्युत कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जितने अफ्रीका में जितने भी देश हैं महाद्वीप में, उसमें सबसे अधिक संपन्न देश यही है हमारा। ठीक है, नाइजीरिया। क्लियर? तो अब नाइजीरिया की भूमि और जलवायु देख लेते हैं थोड़ी, यहाँ पे कैसी है। नाइजीरिया निम्न भूभाग के पठारों का देश है। दक्षिण तटीय प्रदेश एक निम्न भूभाग है जो वर्षा वनों से ढका रहता है। नाइजीरिया या ये विषुवत पर है, जो दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका हमारा पूरा। तो इसमें क्या है कि ये सीधी रेखा सूर्य की पड़ती है, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आते हैं सब में घास ज़्यादा होगी और पानी भी बहुत अधिक बरसेगा। और ये जो पठार पर्वत ये सबकी कॉमन क्वालिटी है यहाँ पे, पौधों का ज़्यादा होना और फिर अत्यधिक गर्मी पड़ना। क्लियर है? यहाँ का धरातल कुछ ऊंचा नीचा है और जो पानी की लहरों के समान दिखाई देता है। मतलब ऐसी तो पानी की लहरें, यहाँ पर ऐसा मान के चलो आप। क्लियर है? ये आप याद रख लेना। इसके उत्तर में जो उसका पठार है, जो उसका पठार कहाँ है? तो नाइजीरिया में है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ दक्षिण के वन प्रदेश में सघनता धीरे धीरे कम होते हुए घास भूमि में बदल जाती है। क्लियर? ये कुछ काम का नहीं है। जो हाईलाइट है रेड कलर से, तो फिर उसको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब उसको रटना ही है। देश का उत्तरी भाग सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। देश का जो उत्तरी भाग वो सहारा मरुस्थल से मिल जाता है, कि वह इन्फॉर्मेशन रख लीजिए। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। इसी नदी के नाम पर देश का नाम पड़ा। तो किस नदी के नाम पर पड़ा? नाइजर के नाम पर इस देश का नाम पड़ा। नाइजर नदी उसके नाम पर पड़ा है। यह नदी गिनी की खाड़ी से गिरने से पहले नाइजीरिया में बहुत बड़े भाग में होकर बहती है। कोई काम का फैक्ट नहीं है। तो देश के उत्तरी पूर्वी भागों की नदियाँ 4 झील में गिरती हैं। देख लेना थोड़ा इसको। जो उत्तरी पार की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो 4 झील में गिरती हैं। इस प्रकार वे अंतः प्रवाह क्षेत्र बनाती हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्र से नदियों का पानी सागर या महासागर तक नहीं पहुँचता है। तब जितनी नदियाँ होती हैं, इनका अंतः प्रवाह क्षेत्र बनाने के कारण इनका जो जल होता है वो सागर या महासागर में नहीं गिरता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ साल भर वर्षा होती है, जैसा कि अफ्रीका के सारी कंट्रीज में होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ये भी कॉमन चीज़ है, सारे जितने भी अफ्रीका की कंट्रीज हैं सब में। इस ऋतु में प्रायः गर्मी और धूल भरी हवाएं उत्तर से पूर्व की ओर चलती हैं। धूल भरी हवाएं चलना और ये सब कॉमन चीज़ हैं। ये जितने भी अफ्रीका के, ये आपको रट लेना है। ये सारे जितने पुराने लेक्चर है इसमें आप देखना, तो ये बातें कॉमन है, सब चैप्टर में मिलेंगी आपको। ये याद रखने वाली। इन हवा को हेरन मैटन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरन मैटन, हरमैटन। क्लियर है? साधन और उनका उपयोग ये थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ के साधन कैसे? यहाँ फसलें, यहाँ की फसलें वही हैं कि जो खाने के लिए जो है वो फसलें तो होंगी होंगी। जो अधिकांश फसलें होती हैं इसमें रतालू है। क्लियर है?
कैसाब, ज्वार, माझी, ये सब चीज़ें ये मुख्य फसलें हैं, सेम आदि। इसमें क्या है कि अधिकांश भूमि पर फसलें पैदा होती हैं। क्लियर है। और ये मुख्य फसलें, यह देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। क्लियर है। जो अफ्रीका के कुछ देश हैं जो खाद्यान्न के मामले में इनपुट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये आत्मनिर्भर है, इससे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ कृषि उपजों के निर्यातक के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि ताड़, गरी जो गिरी होती है, गिरी का पेड़ होता है उससे गरी निकलती है। गिरी और तेल तथा मूंगफली के निर्यातक में नाइजीरिया का विश्व में प्रथम स्थान है। क्लियर है। ये रहा हमारा नाइजीरिया का मैप। क्लियर है। ये इसमें कुछ देखने की है नहीं, जैसे ये जोश की पठार था, ये जोश हमने पीछे पढ़ा था। और जो होगा कम का मैं आपको बता दूंगा। तो और थोड़ा देखते हैं इसमें, ये चावल, कपास, मूंगफली आदि, पेट्रोलियम, टिन, कोयला, भेड़, बकरी आदि इन पर आधारित कृषि होती है। थोड़ा ये समझ लेते हैं। कोक के उत्पादन में संसार का दूसरा स्थान है। क्लियर है। कौन सा स्थान है संसार का? दूसरा। पहले स्थान पे कौन है? जायरे, हमने कल पढ़ाया था ना। पहले पे जायरे, दूसरे पे नाइजीरिया। यहाँ पे याद रखना, कभी कभी क्रम पूछ लेता है इसका, पहले पे कौन है दूसरे पे कौन है, तो आप इसे याद रख लेना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। यह 15 वर्ष तक अपनी ऊंचाई तक बढ़ता है। 15 वर्ष तक बढ़ता है। इसकी ऊंचाई जो होती है 15 मीटर के आसपास की होती है। इस पेड़ पर फल के गुच्छे लगते हैं। फलों के बीज और गूदों से तेल निकाला जाता है। इसे तेल निकालने के तरीके, पुराना तरीका भी होता है, नए तरीके से भी निकाले जाते हैं। नए तरीकों से कहते हैं मशीनों द्वारा। थोड़ा इसको समझते हैं कि देखिए ये रहा नारियल का पेड़, ये निकाल या इनसे ये सफ़ेद कलर का गूदा होता है, यहाँ से निकाला जाता है, ये ऐसे चढ़ के, ये टेक्निक पुराने तरीके से। तो क्लियर है। इसको देख लीजिए आप अच्छे से। मशीनों से भी निकाला जाता है। दोनों प्रकार के तेल में रासायनिक गुण की गुणवत्ता पाई जाती है। इस कोई दिक्कत नहीं। इस तेल का उपयोग कृत्रिम मक्खन, साबुन, मोमबत्ती, सर नारियल का तेल सर में लगाते हैं ना, और कई दूसरे कामों में भी आता है। अब यहाँ का पशुपालन देख लेते हैं कैसा है। तो इस चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, और थोड़ा रह गया। उत्तर में सवाना घास भूमि पर पशुपालन का मुख्य व्यवसाय सवाना है, जो वहाँ पे पशुपालन अधिक होता है, जैसे बैल, गाय, बैल, भेड़ और बकरी यहाँ के मुख्य पशु हैं। बकरियों की खाल नाइजीरिया में चमड़ा का उद्योग का काम करती है। बकरी की खाल उतार कर उसमें चमड़ा उद्योग में लाई जाती है। और यहाँ के वन, अब वर्षा ज़्यादा होगी तो वन होंगे ही। 1/3 क्षेत्रफल भाग वनों से ढका है। इस लकड़ी या इमारतें, लकड़ी और प्लाईवुड निर्यात का महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। जल विद्युत देख लेते हैं। नाइजीरिया जल विद्युत का संपन्न में से कौंजी बांध नाइजीरिया, ये याद रख लेना। कैंजी बांध जो है, जो नाइजीरिया नदी पर बनाया गया है, नाइजीरिया में नाइजर नदी पर। उत्तर में जोश पठार, हमने जोश पठार देखा था ना। 4 विद्युत केंद्र हैं। केवल आपको इसमें यही याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। खनिज और उद्योग, नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठार में टिन और कोलबाइट के विशाल भंडार हैं। इन दोनों खनिजों में का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। नाइजीरिया में मिलता तो सब कुछ है, लेकिन भारी मात्रा में जो मिलता है वो आपको याद रखना है बस। जैसे लोहा, सीसा, दस्ता, मैग्नीज, चूना पत्थर के भी भंडार है। पश्चिम अफ्रीका का या कोयला उत्पादक, बस ये याद है, ये याद रखना। पश्चिम जो अफ्रीका है उसका यही एक अकेला कोयला उत्पादक देश है बस। ये तो हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। क्लियर है। खनिज तेल के बड़े उत्पादकों में नाइजीरिया भी एक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी, बस समझना है। थोड़ा समझ लीजिए। 1970 के दशक में क्या हुआ कि तेल का निर्यात तो इन्होंने बहुत किया है, लेकिन निर्यात के साथ साथ इनकी जो कृषि थी वो नहीं हो पाई है। तो इससे इनकी इकोनॉमी पे पैसे तो आए, लेकिन अत्यधिक पैसे होने के कारण चीज़ों की मांग हो गई जो 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 वहाँ पर नहीं थी, तो उससे उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ा। तो अब इसको समझ लेते हैं। 1970 के दशक में तेल का उत्पादक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। नाइजीरिया की आर्थिक स्थिति पर कई प्रभाव पड़े।
इससे एक ओर तो देश में खूब धन मिला, लेकिन दूसरी ओर यहाँ खेती पर बहुत बुरा असर हुआ। देश की आय वृद्धि होने के कारण सभी सेवाओं की मांग बढ़ने लगी। अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए तो उन्हें और भी चीज़ की मांग हो गई। परिणाम फलस्वरूप नौकरियों में लगे लोगों का प्रतिशत 1970 में लगभग 10 था, बढ़कर के 1982 में 23 हो गया। लगभग 13% की वृद्धि हो गई। लेकिन इसके विपरीत खेती में लगे लोगों की संख्या कम हो गई। खेती लोग कम करेंगे, तेल में ज़्यादा निकलेगा, तो फिर लोग खेती कहाँ से करेंगे। 1970 में खेती में 75% लोग काम करते थे और सन 1982 में 59% लोग रह गए। इतना भारी गिरावट आया। क्लियर है। नाइजीरिया में कई तरह के उद्योग लगाए गए, जैसे वस्त्र उद्योग, भोजन सामग्री तैयार करने का, चमड़ा उद्योग, तेल कारखाने, सिगरेट उद्योग और धातुओं का सामान बनाने के लिए कारखाने में नाइजीरिया के यातायात नहीं छोड़ो। जनसंख्या तो देखो ऐसा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वैसे इतना देख लीजिए यहाँ पे अश्वेत लोग रहते हैं और जो लगभग नहीं, ये नहीं, जनसंख्या 9 करोड़ थी पहले, अब पता नहीं कितनी होगी, पुराना डेटा है इसमें तो नहीं देखना है, इसको छोड़ दो। लागोस नाइजीरियन की राजधानी है, बस आपको ये याद रखना। लागोस जो है नाइजीरिया की राजधानी है। लागोस पोर्ट हार्कोर्ट का प्रमुख बंदरगाह है, ये भी याद रख लेना। ये तो फिर हमें रखना ही पड़ेगा। लागोस नाइजीरिया की राजधानी है। इबादान सबसे बड़ा नहीं रखा है। कदानू जो उत्तरी भाग के प्रमुख औद्योगिक नगर है। कुछ नहीं है, बस जो था काम का हमने देख लिया अपना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये देख लेते हैं थोड़ा। अंतः प्रवाह क्षेत्र, उन नदियों द्वारा प्रवाह क्षेत्र जिसमें पानी किसी सागर या महासागर से, जैसे कोई नदी है, ठीक है, उसका पानी जाकर किसी सागर या महासागर में जुड़ जाए, गिर जाए या नदी से मिल जाए, तो वो क्या होता है, अंतः प्रवाह क्षेत्र। उन्होंने वहाँ पे पढ़ा था, ये अंतः प्रवाह क्षेत्र के कारण सागर महासागर में नहीं गिरती हैं, तो यही है। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे कल हम लोग ने चैप्टर नाइजीरिया ये कर लेना आप। नाइजीरिया में कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ, वो जो मेन उद्योग थे उन पे थोड़ा लिखने की कोशिश करना है। जिस पर बांध बनाया गया है ये भी याद रख लेना। और ये नाइजीरिया की राजधानी देखा था ना, ये तो आप कर लेना। नाइजीरिया का मुख्य बंदरगाह क्या है, ये सब आप मिलाकर देखना, अच्छा लगेगा आपको। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ कल। जय हिंद। थैंक यू सो मच।